डियर फ्रेंड्स, आज हम आईटी कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा कोर्स है एडीआईटी और उसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं पीसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसका जो क्लास 2 है उसमें हम रैंडम एक्सेस मेमोरी पे बात कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म रैम है। तो आज हम आपको समझाएंगे कि बेसिकली रैम क्या है, रैम की कंप्यूटर को क्या ज़रूरत है और कितने तरह की रैम होती हैं और रैम को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको समझने के लिए आपको हम सबसे पहले समझाते हैं, इसके वर्ड पे जाते हैं। रैंडम, जो रैंडम वर्ड है ये बेसिकली इसका मतलब होता है, रैंडम मतलब होता है कहीं से भी। अभी इसके लिए एक फिगर आपको हम दिखाएंगे। पहले आप ये समझिए कि जो स्टार्टिंग में बहुत पहले जब कंप्यूटर्स में जो भी डिवाइसेस कॉमन थी वो बेसिकली सीरियल एक्सेस डिवाइसेस थी। वो डिवाइसेस सीरियली एक्सेस की जा सकती थी, वो रैंडम एक्सेस नहीं की जा सकती थी। तो उससे उनकी स्पीड कम होती थी। अगर आप देखें तो बहुत पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स में टेप ड्राइव यूज़ होती थी। ये यहाँ आपके सामने टेप ड्राइव के फिगर्स हैं। तो टेप ड्राइव बिल्कुल कुछ ऑडियो कैसेट्स की तरह हुआ करती थी, जो वीडियो एंड ऑडियो कैसेट्स अगर आपने देखे हों कभी। पहले कैसेट्स आते थे, इनमें रील हुआ करती थी और इसमें एक पूरी टेप हुआ करती थी। तो इसका एक रीडर होता था, ये कंप्यूटर के अंदर फिट होता था और इस तरीके से जैसे डीवीडी ड्राइव्स और सारी ड्राइव्स आती थी, उस तरह से ये कैसेट्स आया करते थे। तो इन कैसेट्स में ये रोल जब घूमते थे तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर फाइल एक्सेस करनी है तो आपको पहले पूरा रोल पहले मूव करना होता था और उस रोल को मूव करने के बाद आप अपनी पोजीशन पे पहुंचते थे और तब आपको अपनी फाइल मिलती थी वन बाय वन। इसे सिक्वेंशियल एक्सेस भी कह सकते हैं। यहाँ एक फिगर में हमने इसको दिखाने की कोशिश की, आप देखिए। सिक्वेंशियल एक्सेस में आपके सामने ये दिखा रहा है कि आपको अगर फाइल नंबर 1 चाहिए तो अगर मान लीजिए फाइल नंबर 5 चाहिए तो पहले आपको 1 2 3 4 को फॉरवर्ड करना होगा, उस तक जाना होगा और तब फाइव नंबर की फाइल को आपको एक्सेस करना होगा। और इस तरीके से जो सीरियल एक्सेस डिवाइसेस थी ये स्लो थी और रैंडम एक्सेस डिवाइसेस काफ़ी फास्ट थी। तो रैंडम एक्सेस डिवाइसेस जब डेवलप हुई सीरियल एक्सेस डिवाइसेस को बीट करने के लिए, उनकी स्पीड को बेहतर करने के लिए, तो रैम आपकी एक रैंडम एक्सेस डिवाइस है। बाद में ये जो हार्ड डिस्क भी बनी ये भी आपकी रैंडम एक्सेस डिवाइसेस हैं। ये हार्ड डिस्क को का ओपन फोटोग्राफ है। इसमें आप हार्ड डिस्क को खुले पोजीशन में देख रहे हैं। आप आमतौर पर आपने हार्ड डिस्क को एक बंद एनक्लोजर में देखा है। आमतौर पे जो आप हार्ड डिस्क देखते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एक हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क में आप देख सकते हैं, ये हार्ड डिस्क के नीचे एक्चुअली हमने एक मदरबोर्ड रखा है, इससे कंफ्यूज ना हो। बेसिकली ये हार्ड डिस्क है, ये वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की 2 TB की हार्ड डिस्क है। ये आजकल की लेटेस्ट हार्ड डिस्क है। अगर हम इस हार्ड डिस्क को यहाँ से खोल दें, इसको अलग कर दें, तो इस हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर्स दिखाई देंगे वो प्लेटर्स आप वहाँ देख रहे हैं अपनी फिगर में। मैंने आपके लिए एक हार्ड डिस्क भी ओपन की हुई है, मैं उस हार्ड डिस्क को आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने ये बिल्कुल वैसे ही एक हार्ड डिस्क है। ये हमने उस हार्ड डिस्क को आपको समझाने के लिए इसे ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके आप देखिए इसके अंदर ये राउंड शेप प्लेटर्स हैं। ये प्लेटर यूँ घूमते हैं, इनके RPM बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 5200 एंड 5200 RPM से शुरू होकर के 7400 RPM 10,000 RPM पे आती हैं हार्ड डिस्क। तो जो आमतौर पे घरों में जो हार्ड डिस्क आजकल लग रही है वो 7200 RPM की हार्ड डिस्क है। आप ये देख रहे हैं, ये हेड है, ये हेड रीड करता है। तो जैसे कोई भी फाइल रीड करनी थी तो ये फट से वो ये जो डिस्क है ये पोजीशन कर लेता है अपने आप को और अपने आप को पोजीशन करके, और ये हेड अपने आप को पोजीशन करके आपको उस फाइल को रीड करके आपको दिखा देता है। तो इस तरीके से फास्ट एक्सेसिंग रैंडमली होती है। जबकि जो पुरानी डिवाइसेस थी उन पुरानी डिवाइसेस में आपके पास टेप ड्राइव्स थी। टेप ड्राइव जो है सीरियल एक्सेस होती थी, सीरियली एक्सेस होती थी और सीरियली एक्सेस होने की वजह से ये स्लो थी। और इनके स्लो होने की वजह से बाद में जो डिवाइसेस डेवलप हुई वो रैंडम एक्सेस डिवाइसेस थी। रैम क्योंकि मेमोरी चिप से बनी हुई है, तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम रैम को पढ़ा रहे हैं और हमने आपको हार्ड डिस्क दिखा दी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 2 तरह के डिवाइसेज हैं। एक सीरियल एक्सेस डिवाइसेज हैं जो कि टेप ड्राइव्स थी, और ये पुराना मीडियम यही था सेव करने का, डाटा सेव करने का। बाद में रैंडम एक्सेस मेमोरी डेवलप हुई और रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको अगर 5 नंबर की फाइल चाहिए तो सीधे आप जंप करके, आप किसी पोजीशन पे आप जंप करके 4 नंबर की फाइल पे आप जंप करके 5 नंबर की फाइल पे आप किसी भी पोजीशन पे हैं, आप अपनी फाइल को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। और इसीलिए रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है।
और ये एक फास्ट मेमोरी है बेसिकली। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर देखें तो दो तरह की रैम कंप्यूटर की दुनिया में जानी जाती है। एक स्टैटिक रैम है, ये स्टैटिक रैम का थोड़ा डाटा हमने आपके लिए टेबुलर किया हुआ है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। और एक डायनेमिक रैम है। रैम तो हमने आपको बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि ये डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, दो तरीके की रैम आती है। तो इसको समझाने से पहले जो बच्चे बहुत नए हैं कंप्यूटर्स में, उनके लिए हम आपको पहले एक बार मदरबोर्ड जो हमने पिछली क्लास की थी उसमें हमारे पास रैम है कहाँ, और अगर दो तरह की रैम है हमारे पास, एक रैम हमारे पास स्टैटिक है और एक डायनेमिक है, तो वो कहाँ कहाँ है उसकी पोजीशन बता देते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन फर्दर शुरू करेंगे। तो आप ये जो मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये एक मदरबोर्ड है बेसिकली, जिसकी क्लास हमने पिछली बार आपको की थी और सारे मदरबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा है वो हमारा पीसी रिपेयर मेंटेनेंस टॉपिक में क्लास 1 देखेंगे, वो मदरबोर्ड के बारे में है। यहाँ आप देखिए, ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर इस फैन के नीचे लगा हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर आप डिवाइस देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ बाहर। ये मैंने क्लैंप्स को खोल दिया और ये रैम को मैंने बाहर निकाला। दिस वन इज रैम, ये रैम है बेसिकली। इससे कंफ्यूज नहीं होना, कई तरह की रैम होती है देखने में। इस रैम के ऊपर हीट सिंक लगी हुई है, इसलिए चिप्स नहीं दिखाई दे रही है इसमें। ये हीट सिंक ठंडा करने के लिए है। जो आजकल लेटेस्ट रैम है उनमें जो अच्छी कंपनीज हैं, जैसे ये ए डाटा है, ए डाटा भी एक अच्छी कंपनी है, तो ये उन रैम्स को ठंडा करने के लिए ये एक्चुअली एल्यूमिनियम के हीट सिंक लगे हुए हैं, इसलिए देखने में इस तरह से दिखाई दे रही है। कई रैम्स में चिप दिखाई देती है। तो ये जो रैम यहाँ लगी हुई है इस मदरबोर्ड के ऊपर, ये रैम है। ये एक्चुअली, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये दिस वन इज डायनेमिक रैम। ये एक डायनेमिक रैम है। और जो स्टैटिक रैम है वो जगह जगह मदरबोर्ड पर बिखरी हुई है, जगह जगह लगी होती है। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ रहती है। स्टैटिक रैम बेसिकली फास्ट रैम है और डायनेमिक रैम स्लो रैम है। तो जो स्टैटिक रैम है, क्योंकि ये फास्ट है पर ये कॉस्टली है। देखिए इसके कुछ वो देखते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, स्टैटिक रैम एक्चुअली SRAM uses transistors to store a single bit of data. SRAM does not need periodic refreshment to maintain data. SRAM structure is complex in than DRAM. SRAM are expensive. ये जो वर्ड आपने यहाँ पढ़ा एक्सपेंसिव, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SRAM बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए क्योंकि ये महंगी है कंपेयर टू DRAM, तो इसलिए इसकी कम मात्रा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये फास्ट बहुत है। SRAM is faster than much faster than DRAM and SRAM are used in cache memory। अगर ये जो वर्ड है CACHE, इसका प्रोनाउंसिएशन आपके लिए ढंग से करते हैं। इसको कैच, कुछ लोग कैच पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसको कैशे मेमोरी बोला जाता है। तो कैशे मेमोरी ये है। तो SRAM कैश मेमोरी की तरह यूज होती है। डायनेमिक रैम जो है DRAM, वो अगर उसको देखें तो डायनेमिक रैम DRAM यूसेज अ सेपरेट कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा। ये कैपेसिटर से बनी होती है, डायनेमिक रैम कैपेसिटर से बनी होती है। डायनेमिक DRAM नीड्स पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट, कैपेसिटर्स को बार बार चार्ज करना पड़ता है, इसलिए ये स्लो होती है। DRAM स्ट्रक्चर इज सिंप्लेक्स देन SRAM, ये सिंपल होता है SRAM के मुकाबले। DRAM आर लेस एक्सपेंसिव, ये सस्ती होती है। DRAM सस्ती होती है, इसको समझिए। DRAM आर स्लोअर देन SRAM, ये स्टैटिक रैम से स्लो होती है। यहाँ स्लो है मामला, ये फास्ट है। और DRAM आर यूज्ड इन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी के तौर पे यूज होती है। कंप्यूटर के अंदर जो मुख्य मेमोरी है वो DRAM यूज होती है। तो मैंने आपको ये जो डिफरेंस बताया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इसको पिक्चरल तरीके से दिखाता हूँ, पिक्चर में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पर ये जो हमने रैम निकाली थी, ये DRAM है। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये डायनेमिक रैम है। जो सिस्टम की मेन मेमोरी होती है वो यही है बेसिकली। सिस्टम की मेन मेमोरी यही है बेसिकली। अगर आप देखें तो ये मेन मेमोरी है, सिस्टम में मेन मेमोरी। ये 8 GB का सिंगल सिम है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, ब्लू कलर का। ये 8 GB का सिंगल सिम है और ये इस सिस्टम की मेन मेमोरी है। इसे रैम कहते हैं, मोर ओवर इसे DRAM कहते हैं, डायनेमिक रैम। अब जो स्टैटिक रैम है, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके लिए ताकि ये डिफरेंट आपको दिखाई दे। अब जो स्टैटिक रैम है उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। स्टैटिक रैम अलग अलग जगहों पे बिखरी पड़ी है। तो स्टैटिक रैम कहाँ है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टैटिक रैम, ये जो आप देख रहे हैं आपका माइक्रो प्रोसेसर है। इस माइक्रो प्रोसेसर, इस पंखे के नीचे, इस फैन के नीचे और इस एल्यूमिनियम के हीट सिंक के नीचे एक चिप लगी हुई है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर का दिमाग है। उस पर भी हम एक अलग से क्लास करेंगे कि वो कैसे काम करता है, उसे आपको समझाएंगे।
तो उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी स्टैटिक रैम मौजूद है। वो बहुत फास्ट रैम है, पर थोड़ी क्वांटिटी में सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि वो महंगी है इसलिए कम क्वांटिटी में लगाई जाती है। इसी तरीके से आपका ये जो मदरबोर्ड है, इसमें भी कुछ जगहों पर स्टैटिक रैम लगी हुई है। वो स्टैटिक रैम बेसिकली इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन में काम आती है। अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपको हार्ड डिस्क को खोल के दिखाया था। ये जो हार्ड डिस्क है, इसके अंदर भी कुछ सर्किट दिखाई दे रहा है, और हार्ड डिस्क के मैक्सिमम हार्ड डिस्क के पीछे भी आपको कुछ सर्किट दिखाई देता है, इसमें अंदर ही है। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट पर भी कुछ स्टैटिक रैम कैशे मेमोरी के तौर पर यहाँ पर है। तो बेसिकली कैश मेमोरी स्टैटिक रैम से कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि डायनेमिक रैम तो बड़ी क्लियर है यहाँ पर हमारे सामने है। तो मैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम कहाँ कहाँ यूज होती है, स्टैटिक रैम क्यों यूज होती है, वो फास्ट है, वो महंगी है तो उसको कम यूज करते हैं, पर वो कहाँ कहाँ होती है उसको मैं एक आपको पेपर पे लेकर के अभी समझाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो रैम वाली क्लास है उसको पूरा करते हैं और इसको थोड़ा सा रैम को इस तरीके से देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे डाला है कि जो स्टैटिक रैम है उसको बेसिकली कैशे मेमोरी भी बोलते हैं स्टैटिक रैम को, और ये सीपीयू के अंदर भी होती है तो उसे सीपीयू कैशे बोलते हैं, यानी सीपीयू स्टैटिक रैम को सीपीयू कैशे बोलते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर भी स्टैटिक रैम होती है तो उसे हार्ड डिस्क कैशे बोलते हैं। मदरबोर्ड के अंदर भी कैशे रैम होती है तो उसको मदरबोर्ड कैशे बोलते हैं। अब आप जो डायनेमिक रैम की बात करते हैं, जिसके जो मेजर हम रैम का जो हमारा टॉपिक है, जब हम रैम का डिस्कशन करते हैं तो लोग मोस्टली जो रैम है वो डायनेमिक रैम का कंसेप्ट है, हम डायनेमिक रैम को डिस्कशन करते हैं, हम स्टैटिक रैम का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो जो डायनेमिक रैम का डिस्कशन है उसमें जो बहुत पहले रैम आती थी वो एसडी रैम आती थी, और एसडी रैम बेसिकली ये आपके सामने मैंने एक फिगर एसडी रैम की रखी हुई है। और एसडी रैम के बाद जो नई रैम आई वो डीडीआर रैम थी, उसको डीडीआर बोलते थे। डीडीआर के कई वेरिएंट आए, डीडीआर का एक वेरिएंट DDR1 है, डीडीआर का दूसरा वेरिएंट DDR2, DDR3, DDR4। मैं इसको आपको पूरा डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। DDR1 कब यूज होती थी, किन कंप्यूटर्स में यूज होती थी, एसडी रैम किन कंप्यूटर्स में यूज होती थी, और DDR2, DDR3 और 4 कहाँ यूज होती थी, इसका सारा कंपेरिजन मैं देता हूँ। और उसके लिए मैं आपको पहले एक फिगर पे ले चलता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको हम यहाँ आपके सामने से हटाते हैं। ये आपके लिए मैंने एक तैयार किया है। आप देखिए, यहाँ आपके पास जो सबसे टॉप पे जो रैम दिखाई दे रही है, दिस इज एसडी रैम। बेसिकली अब आप कहेंगे अभी तक तो रैम को आप डायनेमिक और स्टैटिक में ब्रेक कर रहे थे, अब एसडी रैम क्या है। बेसिकली आप इसको बहुत सिंपल समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, एक्चुअली हमने क्या किया, पहले रैम को दो अलग अलग डिवीजन हो गए, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो जो स्टैटिक रैम है उसको तो हम आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि वो सामने नहीं है एकदम। कंप्यूटर में जो भी रैम का डिस्कशन होता है तो वो बेसिकली डायनेमिक रैम का डिस्कशन, हम आपको बता रहे हैं कि वो उसको डायनेमिक रैम बोलते हैं। और डायनेमिक रैम का ही एक टाइप है एसडी रैम। अगर आप देखें तो ये डी रैम का मतलब क्या है, डायनेमिक रैम, और एस से सिंक्रोनाइज्ड वर्ड है ये। एसडी रैम का मतलब है सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैम। तो डीडीआर भी एक डायनेमिक रैम है। तो अब हम ये जो इस पार्ट में चल रहे हैं ये सारी डायनेमिक रैम है। कंप्यूटर में जो ऊपर से रैम लगाई जाती है वो सब डायनेमिक रैम है। आपके सामने मैंने आपको समझाने के लिए कुछ डायनेमिक रैम्स के सैंपल यहाँ रखे हैं। ये जो पर्टिकुलर पहला रैम आप देख रहे हैं, दिस इज एसडी रैम। अभी इसका पहचान का तरीका आपको बताते हैं, और ये कब यूज होती थी, अभी भी यूज होती है कि नहीं होती है, वो सारी जानकारी आपको देते हैं। यहाँ देखिए, ये डीडीआर रैम है, ये डीडीआर है, DDR1 आपके लिए हमने ये DDR1 रैम यहाँ रखी है, DDR1। ये DDR2 है, ये दो रैम हमने आपके लिए DDR2 रखी है। बेसिकली DDR2 में एक ये थोड़ी सी इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है, दोनों ही पीसी में यूज होती हैं। हमने DDR3 आपके लिए रखी है यहाँ पे, और DDR3 में जो एक लैपटॉप में जो लगती है DDR3 ये लैपटॉप में लगती है। छोटा साइज आप देख रहे हैं, रैम बेसिकली DDR3 है पर ये छोटा साइज है। और आपको जो अभी हमने एक मदरबोर्ड से रैम निकाली थी ब्लू कलर का, ये जो हीट सिंक में है, बेसिकली ये भी DDR3 है। इनको इन दोनों को इस कैटेगरी में रख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप देखें तो बोथ आर DDR3, बट ये जो है ये पीसी की है, पर्सनल कंप्यूटर में बड़े साइज में मदरबोर्ड पर आप लगाते हैं इसे। और ये जो छोटा साइज आप DDR3 का देख रहे हैं ये लैपटॉप्स में लगती है। तो क्या लैपटॉप्स की रैम DDR2 नहीं आती थी? आती थी,
वो हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है आपको। यानी आप लैपटॉप की रैम आपको DDR2 में भी मिलेगी, DDR1 में भी मिलेगी। ये तो DDR के डिफरेंट वर्जन्स हैं 1, 2, 3, और हमने आपके लिए यहाँ पर कोई 4 का सैंपल नहीं है, हम अभी आपको 4 नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको इसकी पहचान करवाते हैं, थोड़ा सा आपको इसको पहचानना चाहिए। सबसे पहले आप DDR2 को देखिए, DDR2 को SD रैम को देखिए। SD रैम को पहचानना बहुत आसान है। SD रैम में आप 2 नॉचेस देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ बहुत आसानी से दिख जाएगा। एक नॉच आपके यहाँ पर है, ये एक गैप है रैम के बीच में, और एक नॉच यहाँ है, ये 2 नॉच है। देखिए ये मैंने नहीं उठाया इसे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो SD रैम में बेसिकली 2 नॉचेज हुआ करते थे, ये इसकी पहचान है। आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। आप कोई पीसी खोलेंगे, उसमें अगर डबल नॉचेज वाली कोई रैम मिलती है तो 99% दैट इज अ SD रैम। उसके बाद DDR1 रैम, ये आपके सामने है। DDR1 रैम में सिंगल नॉच आ गई थी, DDR से एक्चुअली नॉच सिंगल हो गई थी। आप देखिए यहाँ भी DDR2 में भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल नॉच है, यहाँ भी नॉच एक ही है, सिंगल है। और अगर आप यहाँ देखें DDR3 में लेटेस्ट जो आप ये देख रहे हैं, इसमें भी एक ही नॉच है, 2 नॉच नहीं है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो देखिए, DDR1 और 2 में पहचान कैसे करते हैं। वैसे तो आमतौर पे इसके ऊपर लिखा होता है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं DDR1, 2 यहाँ लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर रैम्स में कई बार नहीं लिखा होता है। तो उस केस में हम इनको थोड़ा सा इनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन मैचिंग से भी पहचान सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं अगर DDR1 को 2 से पिन कॉन्फ़िगरेशन मैच करूंगा तो ये मैच नहीं होगी। देखिए मैं मैच करके देखता हूँ, ये देखिए अगर मैंने इनकी नॉचेस को मिला लिया, मैंने दोनों रैम्स की नॉचेस को मिला लिया, तो आप देखिए ये मैं नॉचेस को मैंने बिल्कुल सीध में रखा है। तो आप देखिए यहाँ ये रैम इससे एक्स्ट्रा बाहर जा रही है, और यहाँ पर ये इधर से छोटी हो रही है। अगर मैं इसको घुमा के रखूंगा और तब भी नॉचेस को मिलाऊंगा तो ये मैच नहीं करेंगे। देखिए मैंने मिलाया तो देखिए बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप नॉचेस को मिलाएंगे तो ये मैच नहीं करेंगे, इसलिए मैंने क्यों बताया। लेकिन अगर आप DDR2 2 टाइप की देखेंगे, DDR2 है ये दोनों, तो अगर इनके नॉचेस को मैच करेंगे तो आप देखिए जैसे ही नॉचेस को मैच करेंगे तो ये इस तरह से मैच नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं तो किसी एक तरफ से इसे मैच होना चाहिए। ये देखिए मैच हो गया, ठीक है जी। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये DDR2 की पहचान और 1 की पहचान, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कई बार गलती क्या करते हैं कि कोई मदरबोर्ड है वो DDR2 सपोर्टेड है या 3 सपोर्टेड है, उसमें डिफरेंट रैम लगा देते हैं। तो डिफरेंट रैम लगती नहीं है, आप उसे जबरदस्ती लगाएंगे तो लगेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड मैं अभी आपके सामने लाया था। इस मदरबोर्ड में अगर मुझे रैम लगानी है तो मैं क्या करूंगा कि आपको पता है कि ये रैम मैंने इसी से निकाली थी, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं इसे अगर उल्टा लगाऊंगा तो ये नॉच मैच नहीं होगी। ये देखिए मैं इसे फिट करूंगा तो इसकी नॉच यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये फिट नहीं होगी। अगर मैं इसे जबरदस्ती इसमें लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा, या तो यहाँ टूट जाएगा या यहाँ टूट जाएगा। और नहीं तो अगर मैं एक तरफ से इसे लगा दूंगा, मान लीजिए मैंने एक तरफ से इसे फिट किया और गलत तरीके से फिट कर दिया, इसे उल्टा फिट कर दिया, तो क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, क्योंकि जहां पावर सप्लाई जानी है वहां न जाकर के कहीं और जाएगी और ये बर्निंग हो जाएगी। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने ये DDR3 है, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड में DDR3 लगनी थी और आपको कभी रैम बढ़ानी है, कोई बात है, और आपको कोई रैम मिली और वो DDR2 है सपोज, तो DDR2 रैम को अगर आप इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ देखिए नॉच इसके मैच नहीं होंगे। आप इधर से भी रखेंगे तो भी मैच नहीं होगा, आप इसे पलट के रखेंगे यूं तो भी देखिए नॉच मैच नहीं हो रहा है। नॉच इधर है, ये कट इधर है, तो ये देखिए मैचिंग नहीं हो रही है, तो ये मैच नहीं होगा। तो ये गलती ना करें कभी भी, बिल्कुल मैच हो तभी लगाएं, तभी आप सही रैम लगा रहे हैं। DDR2 और 3 में पहचान कर लें, और अगर आपको पहचान नहीं है तो आपको इसे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने इसे पहचान नहीं की तो आप इसमें गलत चीज को गलत जगह पे लगा करके डिस्प्ले भी नहीं ले पाएंगे और चीजों को खराब भी करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा एक रैम के यूसेज के बारे में बताता हूँ कि ये रैम कब कब यूज होती थी। जब देखिए मैं आपके सामने फिर से इसे लाता हूँ और आप यहाँ देखिए, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो SD रैम थी ये बेसिकली काफी पुरानी रैम है। SD रैम Pentium 3 कंप्यूटर्स के जमाने से चल रही है। P3 आते थे पुराने Pentium 3 कंप्यूटर्स में SD रैम लगती थी, Pentium 2 Pentium 3 में SD रैम लगती थी। लेकिन बाद में जो पुराने P4 आए, Pentium 4 कंप्यूटर्स, P4 कंप्यूटर्स आए, तो P4 कंप्यूटर्स को 4 को ऐसे भी लिखते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 को दोनों तरीके से लिखा जाता है, रोमन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो P4 कंप्यूटर्स थे उसमें भी SD रैम लगती थी। तो SD रैम बेसिकली P3 P4 दोनों में लगती थी। लेकिन बाद में जब एडवांस P4 आए, कोर 2 डुओ, डुअल कोर, और फिर कोर i5, कोर i7, कोर i3, तो वो नई रैम लगने लगी। आजकल का जो लेटेस्ट कोर i3 है, कोर आजकल का जो CPU है कोर i3
एंड कोर i5 एंड कोर i7। आजकल कोर i9 भी आ चुका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कोर i9। ये लेटेस्ट सीपीयू है बेसिकली आजकल, कोर i9। तो इनमें DDR4 लगती है। देखिए हमारे पास यहाँ DDR4 हमने आपके लिए नहीं रखी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और आपको हमने बता दिया ये DDR4 लग रही है इनमें। और ये जो DDR4 है ये लेटेस्ट DDR4 है आजकल जो इसमें लगती हैं। DDR3 तक भी इनमें लगती हैं, कोर i3 में DDR3 भी लगती थी, लेकिन वो तो कुछ पुराने थे। नए अगर नया कोई भी सिस्टम लेंगे आप तो आजकल DDR4 लग रही है, ठीक है। तो DDR3 थोड़े पुराने कंप्यूटर्स में लग रही है। यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। P3 और P4 के मदरबोर्ड्स में SD रैम लगती थी। बाद में जो लेटेस्ट कुछ अच्छे P4 आए और बेहतर P4 आए, उनकी स्पीड बढ़ी तो DDR मेमोरी, बेहतर मेमोरी लगाई गई और SD रैम को छोड़ करके, यानी डायनेमिक रैम में सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम को छोड़ करके DDR1 को यूज किया गया। DDR1 से P4, एक्चुअली DDR1 P4 के लिए यूज हुआ बेसिकली, और P4 में DDR1 में ही फिर हमारे पास आ गया था। अपनी क्लास को रिवाइज करने के लिए हमने चार्ट को जरा दोबारा से बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। SD रैम जो कि हमने आपको बताया था पुरानी रैम है, वो P3 कंप्यूटर्स में बहुत पहले और ओल्ड P4 कंप्यूटर्स में यूज होती थी। DDR1 को P4 में यूज किया गया, जो बाद के P4 थे उसमें DDR1 आई। और DDR2 के ज़माने में जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कोर टू डुओ आ गया था या डुअल कोर CPUs आ गए थे। DDR3 के ज़माने में आपका कोर i3, ओल्ड कोर i3, कोर i5, कोर i7 भी DDR3 पे चलते थे पुराने। अब जो लेटेस्ट DDR4 है उस पर आपको लेटेस्ट कोर i3, i5, i7 और i9 मिलेंगे। ये लेटेस्ट CPU है i9 इंटेल का, अभी लॉन्च हुआ है 2019-2020 का लॉन्च है कोर i9। अभी पॉपुलर नहीं है इंडिया में, लेकिन बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। शुरू में जब भी माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं तो ये कॉस्टली होते हैं, बाद में इनकी कीमत थोड़ा रेगुलेट हो जाती है और तब ये बेहतर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ हमारी हेडिंग देखें, हम डायनेमिक रैम को डिस्कस कर रहे थे। ये सारी डायनेमिक रैम है जो कि साइज में ज़्यादा लगाई जाती है और जीबीज में होती है, और ये हम अपने कंप्यूटर्स में लगा करके अपने कंप्यूटर्स की स्पीड को बढ़िया करते हैं, प्रॉपर बनाते हैं, और इस तरीके से हम रैम को यूज़ करते हैं। अब ऐसा करते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम, जैसे हमने डायनेमिक रैम को डिस्कस किया कंप्यूटर में, वैसे हम जरा एक बार स्टैटिक रैम को डिस्कस करेंगे। ये डायनेमिक रैम के हमने सारे टाइप डिस्कस कर लिए, अब हम स्टैटिक रैम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि स्टैटिक रैम आपके कंप्यूटर में चारों तरफ बिखरी हुई होती है, कैशे मेमोरी बोलते हैं, सीपीयू के अंदर भी होती है, हार्ड डिस्क के अंदर भी होती है और मदरबोर्ड के अंदर भी होती है। तो उसको समझाने के लिए अब हम आपके सामने एक पेपर पे उसे क्लियर करते हैं। अब हम आपको स्टैटिक रैम बताने जा रहे हैं। स्टैटिक रैम में स्टैटिक रैम को समझना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। बेसिकली स्टैटिक रैम के साथ खूबी क्या है कि वो फास्ट बहुत है, लेकिन उसके साथ एक कॉन क्या है, उसका एक माइनस पॉइंट क्या है कि ये महंगी है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी, इसीलिए ये थोड़ी मात्रा में यूज़ होती है और ये आपके कंप्यूटर में जगह जगह पे इस्तेमाल होती है। कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपका जो बेसिक जो डिज़ाइन है वो क्या है, आपका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है म्यू पी हम माइक्रो प्रोसेसर के लिए लिखते हैं, और ये एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसे हम कंसोल कहते हैं, CONSOLE। कंसोल माने आपका मॉनिटर समझ लीजिए, ठीक है, मॉनिटर का आउटपुट होता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है और आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है और आपका एक रैम है। बेसिकली ये मैंने आपके लिए रैम को यहाँ पर बनाया। एक आपका हार्ड डिस्क है। अब क्योंकि आपकी जो हार्ड डिस्क है इसकी स्पीड बहुत कम है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्लैटर है वो एक मोटर से चलता है और इसमें इसके प्लैटर पे एक हेड लगा हुआ है, वो हेड भी एक मोटर से चलता है। ये दो मोटर होती हैं इसके अंदर जो हेड को मूवमेंट देती हैं और हार्ड डिस्क को भी मूवमेंट देती हैं। हार्ड डिस्क में इस मोटराइज मूवमेंट की वजह से हार्ड डिस्क एक स्लो डिवाइस है। देखिए हार्ड डिस्क बेसिकली एक स्लो डिवाइस है और माइक्रो प्रोसेसर एक काफी फास्ट डिवाइस है। अब इन दोनों की स्पीड में एक मिसमैच हो गया।
अगर आपको कंप्यूटर का फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एकदम हार्ड डिस्क से डेटा को लेकर के फाइल को रीड करना है, उसे रैम में डालना है, रैम में डाल करके उस डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करना है और प्रोसेस करके फटाफट कंसोल पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। तो आपको अगर माइक्रो प्रोसेसर जितना आपका फास्ट स्पीड है, माइक्रो प्रोसेसर माने आपके कंप्यूटर का ब्रेन, जो सीपीयू जिसे कहते हैं, सीपीयू जिसका कि नाम हम कोर आई आज की डेट में कोर i3, i5, i7 हम बोल रहे थे। बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। रैम आपकी स्लो है क्योंकि ये एक डी रैम है, गौर करिए, क्योंकि रैम एक्चुअली आपकी डी रैम है। जो आप बाहर से रैम लगाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, वो एक डी रैम है, तो ये स्लो है। हार्ड डिस्क भी आपकी स्लो है। तो अब इस टोटल सिस्टम को, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट है, तो इसकी स्पीड में फास्ट करने के लिए क्या तरीका है, जो इसके कंप्यूटर सिस्टम के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपके वो इनकी स्पीड्स को मैनेज करने के लिए आपके हार्ड डिस्क में एक कैश मेमोरी लगा देते हैं, एक स्टैटिक रैम लगा देते हैं, CACHE, कैशे मेमोरी। इसकी थोड़ी क्वांटिटी लगाते हैं और इसकी थोड़ी क्वांटिटी लगा करके वो क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क से डेटा रीड हो रहा है, मोटर घूम रही है और डेटा स्लो रीड हो रहा है, कैश मेमोरी में आ रहा है। और यहाँ मदरबोर्ड पर भी एक कैश मेमोरी लगी हुई होती है। अगेन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक कैश मेमोरी लगी होती है। ये दोनों पोजीशंस कैश की हैं, CACHE। मैं कैश मेमोरी को इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ, आप समझ सकेंगे। और यहाँ भी एक कैश डिनोट कर देते हैं और यहाँ भी एक कैश डिनोट कर देते हैं। बेसिकली ये दोनों कैश मदरबोर्ड पर है, मदरबोर्ड, ये भी और ये भी मदरबोर्ड, और ये डायनेमिक रैम लगी हुई है। डाटा ट्रांसफर कैसे होता है, हार्ड डिस्क से स्लो डाटा रीड होता है, वो कैश मेमोरी को दिया जाता है। कैश मेमोरी फास्ट उसे मदरबोर्ड कैश को पहुंचाती है, मदरबोर्ड कैश उसे डी रैम जो कि स्लो है उसे देती है। यहां मामला फिर स्लो हो जाता है। फिर ये रैम मदरबोर्ड पे मौजूद फास्ट कैशे मेमोरी को देता है, जो उस चैनल में है जो कि सीपीयू को इनपुट देता है। और सीपीयू को जैसे ही इनपुट मिलता है, सीपीयू के पास भी एक कैश होती है, अपनी इंटरनल कैश। सीपीयू की कैश के लिए एक स्पेसिफिक नाम आता है, मैं आपको बता देता हूं। सीपीयू के लिए जब हम कैश की बात करते हैं तो L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश की बात करते हैं। जब आप इसे एडवांस पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर होगा। 3 लेवल पे कैशेस इस्तेमाल होती हैं सीपीयू के अंदर। जब हम माइक्रो प्रोसेसर खरीदते हैं तो हम उसकी L1, L2, L3 कैश जानना चाहते हैं कितनी है। जिस माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल या कोई भी कंपनी, AMD कंपनी ज्यादा से ज्यादा कैश देती है, वो उतना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पर ये कैश मेमोरी, क्योंकि ये फास्ट होती है, तो ये सीपीयू को फटाफट डाटा देती है और सीपीयू फटाफट प्रोसेस करके कंसोल पे आउटपुट निकालता है। राइट, कीबोर्ड से आप कमांड देते हैं इधर से। तो क्या होता है कि सीपीयू की स्पीड इस कैश की वजह से रुकती नहीं है और इधर ये कैश की वजह से ये फटाफट डाटा यहां से आता रहता है और यहां को जाता रहता है और इस तरीके से आउटपुट निकलता रहता है और पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम फास्ट स्पीड में काम कर पाता है इन कैश मेमोरी के छोटे छोटे बंचेस की वजह से। और अगर ये कैश मेमोरी नहीं होती तो ये हार्ड डिस्क बहुत स्लो रहती। इस स्लो हार्ड डिस्क से स्लो डाटा रैम में जाता है। डी रैम भी स्लो है। वो स्लो डी रैम बेसिकली जो डेटा है वो माइक्रो प्रोसेसर के पास स्लो पहुंचता और माइक्रो प्रोसेसर के पास स्लो डाटा जाता, तो माइक्रो प्रोसेसर को स्लो होना पड़ता और कुल मिलाकर के कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाता। और यहीं पर हमारी स्टैटिक मेमोरी का रोल आता है। स्टैटिक मेमोरी जो है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को फास्ट बना देती है छोटे छोटे टुकड़ों में लगा करके। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था शुरू की क्लास में कि स्टैटिक मेमोरी एक्चुअली बिखरी हुई होती है। देखिए मैंने यहाँ लिखा था कि सीपीयू में कैश होती है, ये रही सीपीयू में कैश। देखिए मैंने आपको यहाँ पर इस इमेज में दिखाया, ये सीपीयू कैश है, ठीक है। उसी तरीके से हार्ड डिस्क में भी कैश होती है। यहाँ हमने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क में कैश है, एचडीडी कैश, मदरबोर्ड पे भी कैश है। तो ये जो मदरबोर्ड पे कैश, ये रही दो जगह मदरबोर्ड पे हमने आपको कैश दिखाया। ये सिंबॉलिक है बेसिकली, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर इस तरीके से समझना आसान हो जाएगा आपके लिए कि कैश मेमोरी बीच बीच में कई जगह आती है, कई डिवाइसेस में होती है, जिससे कि काम फास्ट हो जाता है। इस तरीके से स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दो कॉन्सेप्ट आते हैं और दोनों आप यूज कर सकते हैं। ये इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। जो ये L1, L2, L3 कैश माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। 2 MB, आजकल बहुत अच्छे कैश आएंगे तो 3 MB या 4 MB कैश आती हैं, मेगाबाइट में आती हैं। आपको इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इस तरीके से 2 MB, 3 MB, 4 MB मेगाबाइट में कैश आती हैं, कैश मेमोरी आती हैं। जबकि हम जो डायनेमिक रैम की बात कर रहे थे, डायनेमिक मेमोरी किसी भी कंप्यूटर में जो लगती है, डायनेमिक रैम जो कभी भी कंप्यूटर में लगती है, तो जो आजकल के मोस्ट कॉमन कंप्यूटर्स हैं उनमें 4 GB रैम लग रही है। 4 GB, आप अंदाजा लगाइए, यहां मामला MB में है और यहां मामला GB है। ये GB का मतलब क्या हुआ कि 4 GB का मतलब होता है 4 × 10⁻³ और यू कैन से 10,024
इतना 4 इंटू 10⁻24 MB, इसका अगर हम अप्रोक्सीमेशन भी कर लें तो इट इज अप्रोक्स 4000 MB। तो आप अपने कंप्यूटर में जो सबसे आजकल हल्के कंप्यूटर्स लोग यूज कर रहे हैं उनमें भी जो डायनेमिक रैम ऊपर से लगाते हैं, जो हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर में रैम कितनी है, वो हम 4 GB लगाते हैं आज की डेट में। अगर हम 4 GB लगा रहे हैं तो हम 4000 MB रैम यूज कर रहे हैं, जबकि हम कैश के फॉर्म में सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 2 MB 3 MB 4 MB यूज कर रहे हैं। कहां 4 MB, कहां 4000 MB। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि ये सस्ती है, हम इसकी ज्यादा क्वांटिटी लगा पाते हैं। ये बहुत कॉस्टली है, ये सुपर फास्ट है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में लगा करके हमने ट्रिकी मशीन बना ली है जो फास्ट परफॉर्मेंस देती है। आमतौर पे आजकल कंप्यूटर्स में 8 GB भी कॉमन है। जो एडवांस कंप्यूटर्स हैं उसमें 8 GB लोग लगा रहे हैं। जो डिजाइनर्स हैं और गेमर्स हैं वो 16 GB और उससे भी ऊपर रैम यूज करते हैं। तो इतनी ज्यादा रैम, डायनेमिक रैम यूज, जबकि स्टैटिक रैम बहुत कम यूज होती है। तो ये एक बेसिक चीज थी जो रैम के बारे में मुझे आपको यहाँ बतानी थी। और अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। उस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टैटिक रैम का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वैसे मैंने वहां समझाने की कोशिश की है माइक्रो प्रोसेसर और उसमें। जैसे मान लीजिए कि आप 2 फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड आपका सपोज फ्रेंड ए है और फ्रेंड बी, ये 2 दोस्त हैं। और इन दोनों से कहा जाता है कि आपको एक मैदान में, खुले मैदान में दौड़ना है। और फ्रेंड ए की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये फ्रेंड बहुत फास्ट है और ये फ्रेंड स्लो है। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दोनों से ये कहा जाए कि आप दोनों को आपस में बात करनी है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और ये बहुत फास्ट दौड़ता है और ये बहुत स्लो दौड़ता है, और दोनों को कहा जा रहा है कि आपको आपस में बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। एक्चुअली दोनों को आपस में लगातार कम्युनिकेट करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी देर में फ्रेंड ए जो है, ये जो ए बंदा है, ये बहुत तेज दौड़ जाएगा और बी बंदा तेज नहीं दौड़ेगा। जब ये तेज नहीं दौड़ेगा तो ये थोड़ी दूर में इनसे दूरियां बढ़ जाएंगी और ये आपस में बात नहीं कर पाएंगे। सेम यही किस्सा आपके यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में आता है। या तो इस फास्ट दोस्त को इससे अगर बात करते रहना है स्लो दोस्त से, तो दोनों को इसको स्लो स्पीड में भागना पड़ेगा, नहीं तो इसे फास्ट, तो स्लो वाला फास्ट तो भाग नहीं सकता, तो फास्ट वाले को स्लो होना पड़ेगा, तो टोटल सिस्टम स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट है और आपका जो हार्ड डिस्क है ये स्लो है, तो इनका कम्युनिकेशन अगर आपस में करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को स्लो किया गया तो टोटल सिस्टम स्लो हो जाएगा। दैट इज वाई स्टैटिक रैम वहां एग्जिस्टेंस में आती है और ये बहुत जरूरी चीज है। जो लोग अपने मदरबोर्ड पे कितनी कैशे मेमोरी है और आपका L1 L2 L3 सीपीयू के अंदर कितनी कैश है, हार्ड डिस्क भी खरीदते समय जो कैश का ध्यान रखते हैं कि कितनी कैश मेमोरी है, वो एक फास्ट सिस्टम बनाते हैं। और जो भी लोग डिजाइनर्स हैं और अच्छे सिस्टम्स बनाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैश मेमोरी के साथ सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। डायनेमिक रैम में वो ज्यादा रैम खरीदते हैं, वो एक अलग बात है। स्टैटिक रैम पे भी ध्यान देते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आज की क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में आपके साथ हार्ड डिस्क में डिस्कशन करेंगे, हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।